इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ चारुल कौशिक। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। आपको बता दें, नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया शहर के पास राय बाघिनी मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, घुसपैठ एक गंभीर समस्या बन चुकी है और कानून व्यवस्था पूरी तरह कमजोर हो गई है। पीएम मोदी ने जनता से बदलाव का आह्वान करते हुए भाजपा को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में विकास, पारदर्शिता और बेहतर शासन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभा के जरिए बीजेपी ने अपने चुनावी वादों और रणनीति को मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3 रैलियों को संबोधित करेंगे सीएम योगी। पिंगला, जौनपुर और गारबेटा में जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे प्रचार। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 अहम जनसभाओं को संबोधित करने जा रहे हैं। सीएम योगी पहले पिंगला, फिर जौनपुर और फिर गारबेटा में रैलियां करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, आज 3 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं सीएम योगी और जहां वे संबोधित करेंगे वहां बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की उम्मीद है। इन सभाओं के दौरान मुख्यमंत्री बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और जनता से उन्हें विजय बनाने की अपील भी करेंगे। आपको बता दें, कार्यक्रम के जरिए पार्टी अपने चुनावी अभियान को और तेज करने की रणनीति पर काम कर रही है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा जाएगा, जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जाएगा। आपको बता दें, आज 3 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं सीएम योगी। पहले पिंगला, फिर जौनपुर और फिर गारबेटा में सीएम योगी जनसभा करेंगे। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे सीएम योगी। आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, आज 3 रैलियों को संबोधित करने जा रहे हैं सीएम योगी। आज 3 अहम जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहले पिंगला, फिर जौनपुर और फिर गारबेटा में रैलियां करेंगे, जहां बड़ी संख्या में समर्थकों के जुटने की उम्मीद बताई जा रही है। इन सभाओं के दौरान मुख्यमंत्री ने बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे और जनता से उन्हें विजय बनाने की अपील करेंगे। कार्यक्रम के जरिए पार्टी अपने चुनावी अभियान को और तेज करने की रणनीति पर काम कर रही है। स्थानीय मुद्दों के साथ साथ राज्य और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को भी जनता के सामने रखा जाएगा। यूपी ब्यूरोक्रेसी में बड़ा फेरबदल, 40 आईएएस अफसरों का तबादला, 15 डीएम, 5 सीडीओ का ट्रांसफर। कुमार हर्ष बुलंदशहर के डीएम बने, इंद्रजीत सिंह सुल्तानपुर के डीएम बने। आपको बता दें, बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा प्रशासन फेरबदल किया गया है, जिसके तहत 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस बदलाव में 15 जिलाधिकारियों यानी कि डीएम और 5 मुख्य विकास अधिकारियों यानी कि सीडीओ को भी नई तैनाती दी गई है। आपको बता दें, इस फेरबदल में कुमार हर्ष को बुलंदशहर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि इंद्रजीत सिंह को सुल्तानपुर का डीएम बनाया गया है। आपको बता दें, सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद कई जिलों में नई जिम्मेदारियां संभालने की तैयारी शुरू हो गई है और जल्द ही सभी अधिकारी अपने अपने कार्यभार ग्रहण करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। आपको बता दें कि जिसके तहत 40 आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। इस बदलाव में 15 जिलाधिकारी यानी कि डीएम, 5 मुख्य विकास अधिकारी यानी कि सीडीओ को भी नई तैनाती दी गई है। आपको बता दें, इस फेरबदल में कुमार हर्ष को बुलंदशहर का नया जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है, जबकि इंद्रजीत सिंह को सुल्तानपुर का डीएम बनाया गया है।
सरकार के इस फैसले को प्रशासनिक कार्यप्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। आपको बता दें, अधिकारियों के स्थानांतरण के बाद कई जिलों में नई जिम्मेदारियां संभालने की तैयारी शुरू हो गई है। अगली खबर, नोएडा में श्रमिक आंदोलन से जुड़ी हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। नोएडा के थाना फेज 2 में पुलिस ने हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा को हिरासत में लिया है। दोनों पर आरोप है कि उन्होंने हिंसक प्रदर्शन को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपी इस पूरे घटनाक्रम के मास्टरमाइंड आदित्य आनंद से जुड़े हुए थे और उसके निर्देशों पर काम कर रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के जरिए पुलिस को महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिसके आधार पर इनकी गिरफ्तारी संभव हो सकी है। आपको बता दें, इस मामले में रुपेश रॉय और मनीषा चौहान को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका था। पुलिस अब पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी है और अन्य संभावित आरोपियों की तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि सभी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, नोएडा हिंसा के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु और सत्यम नाम के 2 आरोपियों को नोएडा में गिरफ्तार किया गया है। नोएडा में श्रमिक आंदोलन से जुड़ी हिंसा के मामले में पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इस वक्त इस खबर पर अहम जानकारी के लिए नोएडा से नितिन चौधरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, 2 आरोपियों को फिर से नोएडा हिंसा मामले में गिरफ्तार किया गया है, इस पर क्या अहम जानकारी है? देखिए चारू, बिल्कुल बता दूं कि जिस तरीके से कर्मचारियों का जो आंदोलन चल रहा और प्रोटेस्ट चल रहा था अपनी वेतन की मांग को लेकर, बढ़ोतरी को लेकर, तो इसमें जो है नोएडा पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कार्रवाई में जो है 2 आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है। हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि देखा जा रहा था लगातार नोएडा पुलिस पहले से ही एक्शन मोड में थी और एक्शन मोड के बाद लगातार जिस तरीके से तारे निकल के आ रहे हैं, क्योंकि देखा जा रहा था कि उससे पहले भी नोएडा पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कुछ पार्टी के नेताओं पे भी एक तरीके से भ्रमित फैलाने के लेकर जो था उन पर भी FIR दर्ज की गई थी। तो उसके बाद से लगातार पुलिस जो है एक्शन मोड में। खुद राजीव नारायण मिश्रा जो है एडिशनल SPP है और कमिश्नर लक्ष्मी चौहान के नेतृत्व में ये बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। जी नितिन, जो पहले आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, जिन 2 आरोपियों को, उन 2 आरोपियों का क्या इनसे कोई संबंध देखा जा रहा है? देखिए बिल्कुल, लगातार जिस तरीके से जो तमाम यहाँ पर श्रमिक थे उस समय जब कर्मचारी थे, वो जो आंदोलन चल रहा था तो उसमें जो है भड़काऊ तरीके से जो है पोस्ट की गई थी और लगातार जो आरोपी ये गिरफ्तार किए गए सत्यम वर्मा और जो हिमांशु ठाकुर है, लगातार उसमें बताया जा रहा है कि उसके टच में थे। इनके द्वारा यहाँ पर आंदोलन यहाँ पर कराया गया था और लगातार इतनी बड़ी घटना को ये अंजाम जो दे रहे थे, इनके नेतृत्व में ये अंजाम दिया गया था। तो उसके बाद जब यहाँ पुलिस प्रशासन ने इनके मोबाइल फोन की डिटेल निकाली तो इसके तार और भी कहीं ना कहीं निकल सकते हैं। लगातार इनसे पूछताछ जारी है, लगातार नोएडा पुलिस इनसे जानकारी मांग रही है और लगातार ये भी पता कर रही है कि आखिरकार किसके कारणों से यहाँ पर ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा था। तो उसकी पूरी जानकारी नोएडा पुलिस अभी इन लोगों से ले रही है। जी, और आदित्य आनंद को इनका मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, तो इनके आदित्य आनंद से क्या संबंध देखने को मिल रहे हैं? देखिए आदित्य आनंद जो है लगातार जो बताया जा रहा है कि एक तो हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा और उसके साथ में जो है रुपेश रॉय और मनीष चौहान जी जेल जा चुके हैं। लगातार इसमें जिस तरीके के जो मास्टरमाइंड है आदित्य आनंद से जो है लगाए बताया गया है कि ये दोनों जो है मुख्य आरोपी थे और लगातार इनके नेतृत्व में यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कराया गया था। आदित्य आनंद जो है काफी मुख्य आरोपी यहाँ पर बताए गए हैं। उनके साथ में और भी कुछ लोग हैं। जिस तरीके की जो घटना यहाँ पर जिसका अंजाम दिया गया है तो नोएडा पुलिस पूरी तरीके से एक्शन मोड में है। पहले से लगातार उस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की गई थी नोएडा कमिश्नर और जेएम की तरफ से यही आदेश दिया गया था कि आखिरकार उन आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। जिसमें हिंसा के मास्टरमाइंड होंगे उनको पूरी तरीके से जो उनके तहत गहराई तक जाएगी और लोकल पुलिस के द्वारा उनकी जो है पूरी मदद की जाएगी और उनसे जो है पूछताछ की जाएगी। आखिरकार कौन इस घटना के पीछे, जब उस समय कर्मचारी रोड पर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, प्रदर्शन के बाद लगातार जो ये आरोप लगाया गया था कि सैलरी बढ़ोतरी को लेकर, क्योंकि पहले भी लगातार चल रहा था, लेकिन उसके बाद में जब मास्टरमाइंड यहाँ पर गिरफ्तार होने लगे, पार्टी के कुछ
नेता भी यहाँ पर गिरफ्तार किए गए हैं, उनके पे भी एफआईआर यहाँ पर की गई है। कुछ चैनलों पे जो भ्रमित खबरें फैलाई जा रही थी, तो उसको देखते हुए तमाम यहाँ पर जो कार्रवाई है नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह जो है कर रही है। और उनके पास में पहले भी एक आरोपी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है, आदित्य आनंद को। तो उसके बाद में और भी जो आरोपी है, उन आरोपियों को जल्दी यहाँ पर गिरफ्तार किया जाएगा। जी, और पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी पर क्या कार्रवाई की है नितिन? देखिए, कार्रवाई की बात की जाए, अभी पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है, इनसे पूछताछ कर रही है और देखा जा रहा है कि तमाम यहाँ पर जो चीजें, जो पहलू निकल के आ रहे हैं, इन पर और भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ और लोगों का भी नाम इन पर सामने आ सकता है जो इस घटना का मास्टरमाइंड था। पहले आदित्य आनंद, तो उसको पहले गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद में लगातार उनके फोन कॉल डिटेल यहाँ पर निकाली गई है। लेकिन अब जो दो ये आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, हिमांशु ठाकुर और सत्यम वर्मा, लगातार इनसे भी पूछताछ अभी पुलिस कर रही है। जी, खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद नितिन। हमारे साथ बने रहिए अगली खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर मैं बता दूं, गाजियाबाद में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 लाख रुपए के इनामी अपराधी को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। यह ऑपरेशन पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ के नेतृत्व में चलाया गया। आरोपी पर एक बच्ची के साथ जघन्य अपराध का आरोप था और वह लंबे समय से फरार चल रहा था। एडीसीपी क्राइम पीयूष सिंह और एसीपी क्राइम की निगरानी में स्वॉट टीम ने कार्यवाही की, जिसमें स्वाट प्रभारी अनिल राजपूत की टीम ने अहम भूमिका निभाई। यह मुठभेड़ थाना टीला मोड़ क्षेत्र में हुई, जहां आरोपी को घेर लिया गया है। कार्रवाई के दौरान आरोपी मारा गया, जबकि 2 सिपाही घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि ये अभियान अपराधियों के खिलाफ सख्त रुख का हिस्सा है और आगे भी ऐसे अभियानों को तेज किया जाएगा। स्वाट टीम लगातार अपराधियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। नितिन, गाजियाबाद में पुलिस का एक बड़ा एनकाउंटर, 1 लाख का इनामी अपराधी मुठभेड़ कर दिया गया है। इस पर क्या अहम जानकारी आप देंगे? पहुंचा हुआ है, तो उसके बाद में जो गाजियाबाद कमिश्नर है रविंद्र गौड़, तो उनके नेतृत्व में एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है। एसीपी क्राइम और डीसीपी क्राइम के नेतृत्व में टीम यहाँ पर करी गई थी। तमाम यहाँ पर जो है घटना का अंजाम देने की कोई फारिग में था। तो उसके बाद जब फरार चल रहा था, इतिहासिक 4 साल की बच्ची के साथ में दुष्कर्म का जो आरोप यहाँ पर लगाया था, तो उसके बाद में जो 1 साल से फरार था, तो 1 लाख का ये इनामी बताया जा रहा है जिसमें। लेकिन उसके बाद कल जब पुलिस के हाथ पे चढ़ा, तो पुलिस ने जो है पहले इसमें फायरिंग करने के बाद जो है पुलिस के 2 सिपाही भी इसमें घायल हो गए हैं और उसके साथ में पुलिस ने जो है मुठभेड़ में इसको मार गिराया। जी, और बताया जा रहा है कि एक छोटी बच्ची से जुड़ा जघन्य अपराध सामने आया है, तो उस बच्ची के फिलहाल क्या हालात हैं? देखिए, बात की जाए, जिस तरीके 4 साल की बच्ची थी, तो उसके साथ में जो अन्य अपराध इसमें दिखाया कराता था, उसके बाद तमाम जो यहाँ पर जो पहलू थे, उस बच्ची की तबीयत जो है ठीक बताई जा रही है। और साथ ये भी कहा जा रहा है कि आखिरकार मुठभेड़ में जो मार गिराया है, तो इसको जो है काफी दिनों से पुलिस इसकी तलाश कर रही थी। लेकिन कल जिस तरीके से सूचना मिली कि गाजियाबाद पुलिस को कि आखिरकार जो है ये वर्मा जो है मौके पर पहुंच रहा है और लगातार इसकी गिरफ्तारी करने के लिए जब पुलिस वहां पहुंची इसके आवाज पे, तो इसने जो है पुलिस फायरिंग करने के बाद जो है 2 सिपाही, पुलिस के जो 2 सिपाही थे वो घायल हो गए। और उसके बाद में लगातार जिस तरीके से जब पुलिस ने फायरिंग की, तो पुलिस की फायरिंग के बाद इसकी गोली जो है लगी और गोली लगने से इसकी जो है मौत यहाँ पर हो गई और इसको जो है एनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। लेकिन उसके बाद पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसके जो और भी साथी है उनको भी जल्दी गिरफ्तार की जाएगी। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद के टीला मोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत ये आरोपी जो है रह रहा था और लगातार इसमें जो बड़ी अपराध की घटना को भी अंजाम दे सकता था। जी, और ये जो बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आ रहा है, ये मामला कब का है और ये जो आरोपी है ये कब किस वक्त ढेर हुआ? देखिए, बात की जाए, ये जो 4 साल की बच्ची के साथ में जो घटना को अंजाम दिया था, तो उससे जो है बताया जा रहा है 4 से 5 महीने पहले की घटना को इसने अंजाम दिया था। तो उसके बाद जो है यहाँ पर जिस तरीके की सूचना मिली थी, जब पुलिस द्वारा यहाँ पर जो कार्रवाई की गई थी, तो उस समय पुलिस कस्टडी से बैठा है। उसके बाद में फिर ये जमानत पे आया, तो उसके बाद इसने दोबारा घटना को अंजाम दिया। घटना को अंजाम देने के बाद तमाम यहाँ पर जब जाया इसकी जानकारी निकाली गई कि आरोपी जो है टीला मोड़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहता है, तो लेकिन उसके बाद भी लगातार इसने जो पुलिस फायरिंग की थी। पुलिस फायरिंग करने के बाद
यहाँ पर जो है 2 पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं और घायल होने के बाद इन्होंने जो है पुलिस पे भी फायरिंग करने के बाद पुलिस ने जो है एनकाउंटर में इसे ढेर कर दिया है। जी, और बात करें आरोपी की, तो क्या ये आरोपी गाजियाबाद का ही रहने वाला है और कितने समय से आरोपी फरार चल रहा था? देखिए, गाजियाबाद का ही आरोपी बताया जा रहा है। आरोपी जो है 4-5 महीने से फरार चल रहा था। तमाम इसमें जो है पुलिस जानकारी के मुताबिक जो है बताया गया है कि आखिरकार ये कुछ बड़ी घटना को भी अंजाम दे सकता था। जी, खबर पर अहम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया नितिन। गाजियाबाद के अंतर्गत 11 तारीख को टीला बोर्ड क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म करके उसकी हत्या का मामला प्रकाश में आया था। तत्काल पुलिस के द्वारा उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इस केस की छानबीन की गई थी। इसमें यह तथ्य प्रकाश में आया था कि जो लड़की का सगा मामा है जसीम उर्फ छोटू, उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई थी। तत्काल उसे वांछित किया गया था और उस पर 50,000 रुपये के इनाम की घोषणा भी की गई थी। उसकी तलाश में लगातार स्वाट टीम क्राइम ब्रांच लगी हुई थी। आज मुखबिर खास से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि टीला मोड़ क्षेत्र में ये अपने कुछ साथियों के साथ देखा गया है। उसी को पकड़ने के उद्देश्य से अलग अलग जगहों पे बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर चेकिंग का अभियान चलाया गया था। इसी क्रम में बंथला नहर कट के पास में वो पुलिस टीम को आता हुआ दिखाई देता है। पुलिस टीम के द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो पुलिस टीम को देखते हुए रुकता नहीं है और पुलिस टीम पर फायरिंग कर देता है। बदले में आत्मरक्षार्थ पुलिस टीम के द्वारा भी फायरिंग की जाती है, जिसमें जसीम उर्फ छोटू को गोली लगी है। तत्काल उसे इलाज हेतु पास के अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया है। इसके अन्य 2 साथी यहां पर भागने में सफल हुए। हमारी टीम के भी 2 कांस्टेबल्स घायल हुए, जिनको तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए भेजा गया है। इसके पास से कुछ अवैध तमंचे और कारतूस बरामद किए गए हैं। इसका पहले का आपराधिक इतिहास भी रहा है। यह मूलतः मुजफ्फरनगर क्षेत्र का रहने वाला है। इस पूरी सराहनीय कार्य के लिए स्वाट टीम को 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा भी की गई। खबरों पर चर्चा यूं ही जारी रहेगी। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए इंडिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी अभियान को तेज कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने पुरुलिया शहर के पास रायबागिनी मैदान में आयोजित विजय संकल्प सभा को संबोधित किया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अपने भाषण में पीएम मोदी ने राज्य की टीएमसी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में भ्रष्टाचार बढ़ा है, घुसपैठ एक गंभीर समस्या बन चुकी है और कानून व्यवस्था पूरी तरह से कमजोर हो गई है। पीएम मोदी ने जनता से बदलाव का आह्वान करते हुए बीजेपी को समर्थन देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि पार्टी राज्य में विकास, पारदर्शिता और बेहतर शासन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। सभा के जरिए बीजेपी ने अपने चुनावी वादों और रणनीति को मतदाताओं तक पहुंचाने की कोशिश की है। देखिए खास रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के पहले चरण के मतदान से ठीक पहले बीजेपी ने राज्य में कई चुनावी वादे किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को पुरुलिया शहर के पास रायबागिनी मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने टीएमसी पर भी तीखा हमला बोला। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर भ्रष्टाचार, घुसपैठ और कानून व्यवस्था की बदहाली का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है। टीएमसी के महाजंगल राज में आदिवासी जिले पिछड़ रहे हैं। सड़क, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल सब कुछ बेहाल है। आदिवासियों की जमीन पर आदिवासियों का कब्जा नहीं है। आदिवासियों की जमीन पर टीएमसी का सिंडिकेट कब्जा करके बैठ गया है। अवैध खनन का काला बाजार चरम पर है। साथियों, यहां अयोध्या पहाड़ है, सीता कुंड है। आज भी सीता कुंड की जलधारा
कई लोगों के लिए जीवन धारा बनी हुई है। लेकिन साथियों, सीता कुंड की इस धरती को टीएमसी ने पानी के लिए तरसा दिया है। पीएम मोदी बंगाल चुनाव को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहे हैं। पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने मोदी की गारंटी बताते हुए कहा कि राज्य में अगर बीजेपी की सरकार बनेगी तो किसानों को डबल इंजन सरकार का डबल फायदा मिलेगा। मैं आपके इस प्यार के लिए सर झुका करके धन्यवाद करता हूं। साथियों, किसानों को डबल इंजन सरकार का डबल फायदा मिलेगा, ये मोदी की गारंटी है। बंगाल बीजेपी सरकार पीएम किसान निधि के रूप में यहां के किसानों को 6,000 की जगह 9,000 रुपये देगी। मैं आपको भरोसा देता हूं, किसान हित में केंद्र सरकार की हर योजना यहां बीजेपी सरकार बनने के बाद और तेजी से लागू हो जाएगी। आपको सोलर पंप देने वाली बिजली का कोई खर्चा ही नहीं। सोलर पंप वाली कुसुम योजना का लाभ मिलेगा आपको। पीएम मोदी ने पुरुलिया में जनसभा को संबोधित करते हुए मतदाताओं से बीजेपी को वोट करने की अपील की। उन्होंने कहा कि जिस तरह आपने बीजेपी के सांसदों को विजयी बनाया है, उसी तरह अब आपको बीजेपी के विधायकों को भी विजयी बनाना है, ताकि राज्य में टीएमसी का गुंडा राज खत्म हो जाए। आज भी हजारों करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट यहां लटके हुए हैं। इसलिए साथियों, तृणमूल को हटाना ही होगा। हटाओगे? पूरी ताकत से बताइए, हटाओगे? हर बूथ से ज्यादा मतदान कराओगे? हर बूथ से टीएमसी को पराजित करोगे? ये सिंडिकेट को उखाड़ पे फेंक दोगे? कटमनी को मिटाओगे? आपने बीजेपी का एमपी बनाया, अब बीजेपी के इन सभी साथियों को एमएलए भी बनाना बहुत जरूरी है। बनाएंगे? आपने मुझे पीएम पद की जिम्मेदारी दी, अब यहां बीजेपी का सीएम बनाना भी उतना ही आवश्यक है। बता दें कि 23 अप्रैल को होने वाली वोटिंग से पहले पीएम मोदी का ये दौरा जंगल महल की राजनीति में निर्णायक माना जा रहा है। वहीं 23 अप्रैल को बंगाल चुनाव का पहला चरण है और 29 अप्रैल में दूसरे चरण के मतदान होंगे। वहीं 4 मई को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। इसी तरह की तमाम खबरें से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।